हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 11th क्लास के हैं। 11th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये केवल उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो 11th क्लास के लिए। ये 11th क्लास के अलावा अलावा अब फिलहाल अपने एक रीट एग्जाम आने वाली है, तो रीट एग्जाम में जो फिजिक्स के क्वेश्चन करना चाहता है वो भी मेरे जो पहले वाले जो वीडियो हैं वन लाइनर वाले, वो उससे वो क्वेश्चन कर सकता है। इसके अलावा एक और अपने पास भर्ती आई हुई है लैब असिस्टेंट की। तो मेरे पास कुछ कमेंट आए थे और कुछ मुझ लोगों को फोन करके भी कहा था कि उनके ऊपर आप क्वेश्चन जरूर करवाएं। तो मैं ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो केवल 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बल्कि कई सारे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ, मैं फिलहाल इसको ये नीट लेवल का तो नहीं कह सकता क्योंकि नीट लेवल में थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल और जो अपने जैसे एयरफोर्स एग्जाम के लिए भी है ना, नेवी के एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। आप लोग इनको तैयार कर सकते हो, है ना, बशर्ते आप पहले थोड़ा सा अपने चैप्टर को तैयार करके आए। तब आज अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक तो अपन करने वाले हैं आज तो एसएचएम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा मेरा वर्क पावर एनर्जी जो लास्ट टॉपिक वन लाइनर जो चल रहा था उसमें भी अपने कुछ क्वेश्चन बच गए थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं उसके कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल वे में, है ना, वो ओपन करेंगे। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अपन एसएचएम पे भी कर रहे थे। तो अपना अब आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनको एक बार अपन थोड़ी देर में करते हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपने पास है किसके, वर्क पावर एनर्जी के, है ना, कार्य ऊर्जा शक्ति के, तो उनके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट करना आप लोग, मैं बोल रहा हूँ। एक मनुष्य 50 केजी के भार को 20 सेकंड तक अपने कंधे पर उठाए रखता है। मनुष्य द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? भैया देखो, उसने उठाया है, लेकर चला नहीं, यानी कि देखो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर विस्थापन नहीं है, विस्थापन नहीं है यानी कि विस्थापन जीरो हुआ, तो बल गुणा जीरो इज इक्वल टू आंसर होगा जीरो। तो अपन इसका आंसर क्या बताएंगे? जीरो। दूसरा क्वेश्चन देखना, गुरुत्व बल के विरुद्ध किसी मनुष्य द्वारा किया गया कार्य कितना होगा यदि वह समतल में चल रहा है? तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में तो मैं बोल रहा था वो आदमी चल नहीं रहा है तो उसके पास विस्थापन नहीं है, यहाँ पर विस्थापन है। लेकिन पहली लाइन देखना, गुरुत्व बल के विरुद्ध, तो गुरुत्व बल जो है वो तो लगता है नीचे की तरफ, विस्थापन हो रहा है इस दिशा में। एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है? एफ डॉट एस, यानी W बराबर कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अरे कॉस 90 कितना होता है? जीरो ही तो होता है, तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रक, वैसे देखो ये अपन बता तो देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तीसरे क्वेश्चन का बता रहा हूं इसमें, काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक समान, दोनों की, ट्रक की और कार की। ठीक है, सीधी सड़क पर चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन बोल देता हूं पूरा। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा से सीधी सड़क पर चल रहे हैं। दोनों के इंजन एक साथ बंद कर देने पर कौन सा कम दूरी पर रुकेगा? ठीक है, तो आंसर तो है इसका ट्रक। इसका आंसर तो होगा क्या? ट्रक। कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है। देखना, काइनेटिक एनर्जी मैंने दोनों की क्या कह दी? एक समान है। तो मतलब मान लो कि ट्रक के लिए लिख दिया मैंने m1v1 का स्क्वायर और दूसरे कार के लिख दिया मैंने m2v2 का स्क्वायर। ध्यान रखना, ये तो है क्या? कार, और ये है ट्रक। दोनों की काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। अब मैंने कहा मास किसका ज्यादा है? m1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? m1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? m2 होगा। तो ये ज्यादा है तो ये कम होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। अरे समझ रहे हो क्या? m1 ज्यादा है m2 से, तो ये वैल्यू ज्यादा है, लेकिन टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद में ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये अगर अपने पास ज्यादा है तो v1 होगा कम, तो यानी ट्रक की वेलोसिटी होगी कम और v2 होगा ज्यादा। तो कार अधिक दूरी तय करेगी और ट्रक कम दूरी तय करेगा। बोलो कोई दिक्कत है? कर लोगे? वेरी गुड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दू? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? एक कुली ने एक बॉक्स को बस की छत पर 5 मिनट में चढ़ा दिया। दूसरा कुली आया और उसने उसी बॉक्स को 2 मिनट में चढ़ा दिया। किसने अधिक कार्य किया? देखो यहां पर बात कर रहा है अगला कार्य की। कार्य में कोई फर्क नहीं है, कार्य दोनों ने क्या किया? बराबर किया। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन पढ़ दूं तो उसके बाद एक बार पॉज करके एक 10 सेकंड के लिए उसका क्वेश्चन का आंसर सोचा करो। ठीक है ना, इससे आपका दिमाग चलेगा और फिर उसके बाद में वीडियो को वापस चालू करके आप लोग देख सकते हैं ना, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या बताया मैंने
कि एक कुली जो है एक बॉक्स को बस की छत पर 5 मिनट में चढ़ाता है, दूसरा उसको 2 मिनट में चढ़ाता है। किसने कार्य किया? दोनों ने बराबर कार्य किया। कैसे? अरे भैया काम तो नीचे से ऊपर ले जाने का था। अगर आप शक्ति की बात करते तब यहां पे आता P बराबर W/T। क्या होता? कार्य में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तो जो समय ज्यादा लेता शक्ति उसकी कम होती। तो यानी कि ऐसी कंडीशन में 5 मिनट वाले की शक्ति कम होती और 2 मिनट वाले को शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती, परंतु कार्य की बात करें तो दोनों बराबर कार्य करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? अगला प्रश्न सुन लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। घड़ी की चाबी भरने पर स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? घड़ी के चलते रहने पर यह ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? देखो पहला इसका पार्ट क्या था? घड़ी की चाबी, अपन चाबी वाली घड़ी होती है, आजकल शायद थोड़ी कम आती है, आजकल तो सेल वाली आती है। पहले क्या होती है? चाबी भरते थे, और चाबी भरते थे तो फिर वो घड़ी चलती थी, फिर चाबी वो पूरी खत्म हो जाती थी, फिर घड़ी भी बंद हो जाती थी। तो यहाँ पर वो उस क्वेश्चन की बात करें तो जब अपन चाबी भरते हैं तो उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है। वो स्प्रिंग क्या होती है? टाइट हो जाती है, मतलब कि पहले तो खुली हुई होती है, फिर वो सिकुड़ती है, सिकुड़ती है, एकदम टाइट हो जाती है, और फिर जैसे जैसे घड़ी चलती है वो धीरे धीरे खुलती है। इसी तरीके से समझ रहे हो मेरी बात? पहले तो एकदम क्या हो जाएगी? टाइट, फिर धीरे 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 क्या होगी? खुलेगी। तो वो जब स्प्रिंग टाइट हो जाती है तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कौन सी एनर्जी आती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। और जैसे जैसे वो घड़ी चलती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कोई दिक्कत? समझ गए? तो ये तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे। आओ अपन अब एसएचएम की क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एसएचएम की क्वेश्चन क्या है देखो। पहला क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप के, आपके एयरफोर्स नेवी में, रीट में, आपके मैं तो ये कहूंगा स्कूल लेक्चर के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, बहुत सिंपल सा है। साम्य स्थिति में प्रारंभ होने वाली एसएचएम का आयाम 1.0 सेंटीमीटर है। आयाम इसमें दे रखा है, आयाम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1.0 सेंटीमीटर है। और आवर्त काल इसमें दे रखा है, देखो 0.1 सेकेंड। कितना दे रखा है? 0.1 सेकेंड। ठीक है। और क्या पूछा है? विस्थापन पूछा है। तो y इज इक्वल टू, इक्वेशन जो होती है विस्थापन की वो होती है a sin ओमेगा टी। अब मैंने कहा ये a तो अपन को दे रखा है आयाम, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन 0.1। समझ गए क्या? अब देख लो, अपन ये दोनों मान इक्वेशन में रख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू a का मान तो रख दिया 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगले ना आंसर सेंटीमीटर में पूछा, इसलिए मीटर बदलने की जरूरत है नहीं है। तो 1.0 साइन ओमेगा का मान लिखिए 2 पाई अपॉन 0.1 टी। चेक कर लो कौन सा आंसर होगा इसका। 0.1 नहीं है तो नहीं होगा, 1.0 साइन 2 पाई अपॉन 0, बिल्कुल यही होगा। समझ गए क्या? कर लोगे आप लोग? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। एसएचएम की सरल आवर्त गति की माध्य स्थिति में क्या होता है? भैया ये एसएचएम हो रहा है, मान लो कोई सिंपल पेंडुलम ले लिया और वो इस प्रकार से क्या कर रहा है, अपन जब इस प्रकार छोड़ते हैं तो ये आती है माध्य स्थिति। ये कौन सी स्थिति होती है? माध्य स्थिति। ठीक है। तो जब ये यहां से चलकर यहां पर पहुंचता है तो इसका वेग यहाँ इस जगह अधिकतम हो जाता है। मतलब पहले वेग यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे अधिकतम हो जाएगा, फिर वेग घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यहाँ पे मिनिमम 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे अधिकतम हो जाएगा। यानी माध्य स्थिति में वेग तो हो जाता है अधिकतम। तो वेग अधिकतम तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? अधिकतम ही हो जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? अधिकतम। और पोटेंशियल जहां पे गतिज ऊर्जा अधिकतम है वहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम। तो इसमें से देख लो कौन सा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, बिल्कुल। ये आंसर सही है इसका। बाकी के देख लेते हैं। दोनों ये उल्टा बोल दिया, नहीं है ये नहीं होगा। सी नहीं, नहीं ये कोई सही नहीं होगा, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कर लोगे आप लोग? वेरी गुड। अगला प्रश्न कहाँ है अपना? ये रहा। एक दौलनी स्प्रिंग का तात्कालिक विस्थापन y क्या कह रहा हूं मैं? एक एक दौलनी स्प्रिंग का तात्कालिक विस्थापन y इज इक्वल टू 5 साइन 0 पॉइंट ये वगैरह दे रखा है। ये दे रखा है अपन को, मीटर में है। इसका आवर्त काल पूछ रहा है। तो भैया आवर्त काल जो होता है ना, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये तो होता है। तो अब अपने को यहां पर देखो, इस इक्वेशन की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस इक्वेशन से की जाती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इससे कंपैरिजन होगा। ए अगर कोई पूछता, अपने से आयाम पूछता, तो ए इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है 5। सही बात है क्या? ओमेगा का मान इसके अकॉर्डिंग होता है 0.2 पाई, और थीटा का मान होता है यहाँ पे पाई बाई 2। यही तो होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे यही तो मान होते हैं ये 3। ठीक है। तो अब अपन ने कहा कि ओमेगा का मान अपने पास है, तो ओमेगा से निकलता है
तो ओमेगा इज इक्वल, यहां से अगर अपन देखें तो ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई अपॉन टी, वैल्यू रख दो। तो ओमेगा सॉरी क्या निकालना अपन को, आवर्तकाल ही निकालना है ना, आवर्तकाल निकाल लो। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा मान क्या है 0.2, पाई पाई से पाई कट गया, ये हटाया तो ऊपर गया 10, 2 से 2 कट गया, आ गया 10 सेकेंड। कर लोगे क्या? अरे कोई दिक्कत है, कौन सा आंसर है, इसमें 10 सेकंड हो जाएगा, कर लोगे। अगला प्रश्न देखो, एसएचएम में ताक्षणिक विस्थापन कण के ताक्षणिक वेग से होता है। देखो मैं एक बार इक्वेशन रख देता हूं, क्या बोल रहा है, ताक्षणिक विस्थापन, तो ताक्षणिक विस्थापन की इक्वेशन अपन ये ले लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी। और अगर मैं बोलूं क्या दूसरा, क्या ताक्षणिक वेग, वेग की इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन, अरे विस्थापन का एक बार अवकलन करो क्या आएगा, वेग आएगा। तो इसका अवकलन करने से मेरे पास ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। समझ गए क्या? अब इन दोनों की कला में फर्क क्या है, कला समझते हो क्या क्या होती है, कला किसे कहते हैं? अरे ये जो पार्ट होता है ना वो इसकी कला होती है। कोई अपने पास वेग वाई सॉरी विस्थापन दे रखा है तो ये इसकी कला है, ये वेग दे रखा है तो इसकी कला क्या होगी। अब देखो इन दोनों का अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो देखो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा, एक तो है साइन और एक है कॉस, या तो दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो। तो मैं इसको दोनों को क्या साइन में बदल देता हूं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। मैथमेटिक्स वाले कई बच्चे ये सोच होंगे कि ये y इज इक्वल टू, आप सर ये भी तो हो सकते थे a साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो भैया कंपैरिजन यहाँ पे फिर नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी प्लस का है और यहाँ पे ओमेगा टी किसका है, माइनस का है। तो आप दोनों ओमेगा को क्या रखोगे, प्लस का ही रखोगे, इसमें सेम ही रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन होगी। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको दिख रहा है यहाँ पर वेग आगे है कि विस्थापन आगे है, कौन आगे है, मैंने कहा वेग आगे, कितना आगे, वेग जो है वो पाई बाई 2 कला कोण से आगे है, वेग आगे। अपने से क्या पूछा है, एसएचएम में ताक्षणिक विस्थापन कण के ताक्षणिक वेग से, विस्थापन के बारे में पूछा है। तो विस्थापन अगर वेग पाई बाई 2 आगे तो विस्थापन पाई बाई 2 पीछे हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विस्थापन जो है वो पाई बाई 2 कला कोण पीछे हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, विस्थापन कण के ताक्षणिक वेग से पाई बाई 2 कला कोण पीछे, कोई दिक्कत, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्प्रिंग में लटके एम द्रव्यमान का दोलनकाल टी है, स्प्रिंग को काट कर आधा करके उस पर दुगना द्रव्यमान लटकाकर दोलन कराए जाते हैं। अब दोलन काल क्या होगा, देखो भैया क्या होता है। स्प्रिंग वाले में आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ये तो फॉर्मूला होता है। तो अपने पास अगर द्रव्यमान m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। अब क्या बोल रहा है, स्प्रिंग को काट दिया, जब स्प्रिंग को काट कर आधा कर दिया था, स्प्रिंग की लंबाई पहले l थी और बाद में मैंने इसको क्या कर दिया, l/2 कर दिया, समझ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि पहले k था अब हो जाएगा 2k, समझ रहे हो क्या। अरे भैया F बराबर kx होता है या kl होता है, F बराबर क्या होता है, kl होता है स्प्रिंग के लिए फोर्स, ठीक है। अब मैंने कहा k बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन l। अब मैंने कहा जब उसकी लंबाई को आधा कर दिया तो मान लो नया नया जो है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, अरे क्या हो जाएगा, k डैश हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट नया वाला k डैश। और अब बल तो अपन जो उसके ऊपर आरोपित करेंगे वो सेम टू सेम ही लगा रहे हैं, तो सेम ही है, तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा, l/2, ऊपर गया तो ये हो गया 2f अपॉन l, ठीक है। f अपॉन l को मैं क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ, तो k डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। अगर स्प्रिंग को n बराबर भागों में काट दिया जाता तो उसकी लंबाई l/n हो जाती, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे n हो जाता, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट उसका n गुना हो जाता। ये बात दिमाग में रखना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्प्रिंग को काट कर आधा बराबर भागों में बांट दिया या 3 बराबर हिस्सों में काट दिया, तो आप ध्यान रखना अगर आधा काटा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 बराबर हिस्सों में काटा है तो 3 आ जाएगा, 4 बराबर हिस्सों में काटा है तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है k डैश। और अब देखो इसने क्या किया, ये हटा दूं, ये याद रखोगे ना कि ये आधा किया है तो यहाँ पे 2k हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2k, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया आपके पास 2k। तो t डैश नया आवर्तकाल मान लो t डैश है, वो 2 पाई अंडर रूट द्रव्यमान को दुगना कर रहा है। अगला देखो क्या बोला इसने कि दुगना द्रव्यमान लटका कर और स्प्रिंग को आधा काट कर, यानी कि ये अपॉन 2k, 2 से 2 फिर कट गया, फिर वो t डैश बराबर t आ गया। कौन सा आंसर हो गया, t डैश बराबर t, कहां है भैया, ये रहा, ये तो होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
यदि 0.1 केजी के पिंड का आयाम 3 सेंटीमीटर तथा दोलन काल 2 सेकंड हो तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, देखो यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला जो हुआ करता था, आपको मैं याद दिलाता हूं, क्या होता था भैया? यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता था E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। के इज इक्वल टू क्या होता था? एम ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है क्या? वैसे मैंने ये थ्योरेटिकल भी पढ़ाया है आपको वीडियो में, एसएचएम वाले में, अगर आप देखना चाहे थ्योरी में तो देख सकते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो होगा। तो अब अपन को देखो, हाफ एम कितना दे रखा है भैया? द्रव्यमान 0.1 केजी, 0.1 केजी, और ओमेगा दे रखा है क्या? ओमेगा के लिए दोलन काल दे रखा है, लेकिन उससे पहले आयाम और ये क्या है? आयाम। वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। देखो भैया, एमकेएस में ले रहे हो तो एमकेएस में लेना, सीजीएस में ले रहे हो तो सीजीएस में लेना। यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, मैं इसको एमकेएस में ले रहा हूँ। 0.03 क्या मीटर? ये क्या है? ये ए है, ठीक है। ओमेगा का मान अभी आपको बताता हूँ। ओमेगा बराबर क्या होगा? 2 पाई अपॉन टी। अब 2 पाई कितना है? मैंने कहा 2 पाई तो 2 पाई है, और क्या है? और टी कितना है? मैंने कहा 2 सेकंड है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह में क्या रख दूंगा? पाई का होल स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे? तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होते तो भी अपन इतना ही छोड़ रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना, करने की जरूरत नहीं है, इतना आंसर होगा, ठीक है। कर लेंगे अपन। अगला प्रश्न देखना, धातु के एक खोखले गोले में पानी भरकर एक लंबे धागे से लटकाकर बने सरल लोलक का आवर्तकाल टी है। भाई एक खोखला गोला है, ठीक है, उसके अंदर अपन पानी भर दिया और उसको अपन ने एक धागे से बांधकर उसको अपन ने लटकाया। तो ऐसी कंडीशन में उसका कितना आवर्तकाल? टी है। उसी खाली गोले का आवर्तकाल मान टी डैश है। तो ऐसी कंडीशन संबंध क्या हुआ? टी डैश बराबर टी इज ग्रेटर देन टी डैश, या टी डैश छोटा है, या दोनों इक्वल है, आप बता सकते हो भैया। ऐसी कंडीशन में आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। मैंने एल पर कोई फर्क नहीं किया, जी पर कोई फर्क नहीं किया, तो आवर्तकाल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टी बराबर टी डैश होगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे समझ में आया क्या? बस आज अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।